आज हम पृथ्वीराज रासो के दूसरे भाग में, जो पृथ्वीराज रासो है उसको ग्रंथ को कोई प्रमाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना, किसी ने प्रमाणिक माना। तो इन किसी ने से मुक्त कवि मुक्त रचना मान 4 प्रकार से 4 वर्ग बन गए इसकी प्रमाणिता अप्रमाणिता से जुड़े संबंधित, ठीक है ना। तो अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से, इसे कई बार प्रश्न आता है। अप्रमाणिक किसी किसी ने माना, देखो डॉक्टर बुलर, कविराज श्यामलदास, मुरारी दीन, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मारिसन, अमृतलाल सील और देवी प्रसाद। इसके छोटी सी ट्रिक हम बनाते हैं, जैसे इसको कि श्याम मुरारी गौरी बोले राम राम मारी अमृत देवी। क्या बोले कि श्याम मुरारी गौरी बोले राम राम मारी अमृत देवी। तो कैसे देखो, श्याम से हो जाएगा श्यामल दास, मुरारी से मुरारी दीन होगा, गौरी से गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बोले से हो जाएगा बुलर, राम से रामचंद्र, शुक्ल हो जाएगा, एक से राम कुमार वर्मा, मारी से मारिसन बन जाएगा, और अमृत से अमृतलाल सील बन जाएगा, और देवी से देवी प्रसाद। ये अप्रमाणिक मानने वाले हो गए। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का विचार है कि ना तो कोई चंद्रप्रदाय कवि हुआ और ना ही कोई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज लिखा गया, महाकाव्य लिखा। ये मानते जो अप्रमाणिक मानते पृथ्वीराज रासो को। वो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में देखो श्याम सुंदर दास था, उसमें देखो कविराज श्यामल दास था, यहाँ श्याम सुंदर दास है। कर्नल टोड था, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु है, गारसद तासे हो गया, मथुरा प्रसाद दीक्षित हो गया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ग्रियर्सन हो गया। अब इसको हम प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, ये ट्रिक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कैसे, देखो श्याम कर्नल मोती, मिश्र थासु, मोहन का प्रसाद गिर गया। श्याम कर्नल मोती, मिश्र थासु, मोहन का प्रसाद गिर गया। देखो श्याम से श्याम सुंदर दास, कर्नल से कर्नल टोड, मोती से मोतीलाल मेनारिया, मिश्र से मिश्र बंधु, थासु से गारसद तासी, मोहन से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, प्रसाद से मथुरा प्रसाद, और गिर गया से ग्रियर्सन हो जाएगा। प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के अनुसार चंद्रप्रदाय भी थे और पृथ्वीराज चौहान के दरबार भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य ही लिखा है। अपभ्रंश भाषा में चंद्रप्रदाय को क्या कहा जाता है, बलिदह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा में चंद्रप्रदाय को किस नाम से, बलिदह के नाम से जाना जाता है। वैसे चंद्रप्रदाय का वास्तविक नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट था। क्या नाम था, पृथ्वी भट्ट था चंद्रप्रदाय का, लेकिन अपभ्रंश भाषा में इस चंद्रप्रदाय को बलिदह के नाम से जाना जाता है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य प्रसाद द्विवेदी, पाश्चात्य प्रख्यात भाषा सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजयसूरी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, अमरचंद नाहटा। इसकी एक ट्रिक बनाई है कि हजारी और सुनीति दशरथ की माता को अमर करने के लिए मुनि के पास गई। क्या बनाया कि हजारी और सुनीति दशरथ की माता को अमर करने के लिए किसके पास गई, मुनि के पास गए। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का विचार है कि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा तो है, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ गया है। इसमें बहुत प्रक्षिप्त बाद में जोड़ा गया अंश जुड़ गया है। मुक्त रूप से मानने वाले विद्वान नरोत्तम स्वामी है। इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना प्रबंध रूप में न होकर मुक्त रूप में हुई है। तो मुक्तक मानने वाला तो एक है, नर में उत्तम, नरों में तम, नरोत्तम है, नर में उत्तम। तो ये नरोत्तम हो गया कि ये मुक्त रूप से मानने वाले विद्वान है। ये नरोत्तम दास कहता है, नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज मुक्त रूप से मानना वाले विद्वान है।
पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कहते कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो क्या कहा, जाली ग्रंथ कहा है। पूछा जाए प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो क्या नाम दिया, जाली ग्रंथ कहा है। सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर है। कौन है, डॉक्टर बुलर है। अधिकांश विद्वान इसका समय 1343 ईस्वी से या 14वीं सदी मानते हैं। किसका समय, इस पृथ्वीराज रासो का समय अधिकांश विद्वान समय माना जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाता क्योंकि इनका समय के बारे में बोले, लेकिन फिर भी समय पूछा 14वीं सदी माना जाता है, 1343 ईस्वी। ये 6 ग्रंथ है, रासो ग्रंथ 6 ग्रंथ है। इनका जो क्रम के आधार पर पूछा जाए तो इनमें क्रम के आधार पर थोड़ा सा अंतर है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य प्रसाद द्विवेदी बिसलदेव रासो को सबसे पुराना मानता है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुमान रासो को मानता है। बस इन दोनों में अंतर है। आचार्य प्रसाद सबसे पहले मानता है बिसलदेव, परमार, पृथ्वी, हमीर, विजय और खुमान रासो। सबसे पहले बिसल, परमार, पृथ्वी, हमीर, विजयपाल, इसका ठीक है कि बी 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 पी पी एच वी के BPPHV के आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। बस थोड़ा सा अंतर कर लो, आचार्य का याद हो जाएगा। तो रामचंद्र का हो जाएगा कि बिसल देव की जगह खुमान को लिया और खुमान की जगह बिसल देव को लिया हो। बस ये पहले खुमान रासो, परमार रासो, पृथ्वी, अमीर रासो, विजयपाल और बिसल देव रासो, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अर्ध प्रमाणिक वर्ग के कुछ कतिपय तथ्य आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी इन्होंने मूल पृथ्वीराज रासो को सुख सुख संवाद में रचित माना। किस संवाद में, सुख सुख की संवाद में। और इस सुख सुख के संवाद के जनक कहे जाते हैं सुकरात कहे जाते हैं। सुख सुख के संवाद को ही प्रश्नोत्तर शैली या तोता मैना शैली भी कहते हैं। सुख सुख के संवाद को प्रश्नोत्तर शैली या तोता मैना शैली भी कहते हैं। आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिष्य प्रोफेसर नामवर सिंह के साथ मिलकर संस्कृत पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है। इसमें इन्होंने 7 सर्गों का स्थान दिया है। कितने सर्गों का, 7 सर्ग का स्थान दिया है। तो पूछा जा सकता है कि संस्कृत पृथ्वीराज रासो किसने कहा था, तो आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी अपने शिष्य प्रोफेसर नामवर सिंह के साथ। मुनि जिन विजय ने लिखा था पुरातन प्रबंध संग्रह ग्रंथ था, लिखा नहीं था। मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह ग्रंथ 1441 में आया था। में आए रासो के 4 छंदों, इसमें रासो ग्रंथ है उसके 4 छंद आए हुए हैं के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित बात की है। पूछा है कि मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो की अर्ध प्रमाणित किया, तो मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह ग्रंथ के आधार पर किए, क्योंकि इसके अंदर 4 छंद है जो रासो साहित्य से आए हैं। पुरातन प्रबंध से आए 4 छंद में 3 छंद रासो में वर्तमान संस्करण में मिल जाता है। यह पंक्ति पृथ्वीराज रासो की है कि जिस कछु दीव कै मासई। ये तो हो जाएगी याद अपने को कि कै मासई एक कैमास वध एक सरक भी है, तो दीव कुछ दीव कै मासई यस आ जाए, कै मासई तो आ जाए थी पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो की या सभी रासो साहित्य की विशेषता क्या है। पृथ्वीराज रासो या सभी रासो साहित्य में क्या है कि भाषा में क्या है, डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। कौन शैली, डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली कहते हैं जिस साहित्य में, जिस भाषा में अपभ्रंश भाषा के साथ में जब राजस्थानी भाषा मिल जाती है तो डिंगल शैली होती है, और जब ब्रज भाषा मिल जाती है तो पिंगल शैली बन जाती है। तो ये डिंगल शैली है, डिंगल शैली राजस्थानी को वीरों का प्रदेश कहते हैं, तो इन वीर रस के नज़दीक है कौन, डिंगल शैली। और पिंगल शैली है क्या, ब्रज प्रदेश क्या प्यार प्रेम मोहब्बत की चीज़ें ज़्यादा आती है ब्रज भाषा, तो ये श्रृंगार रस के अधिक निकट है। डिंगल वीर रस के अधिक अनुकूल है और पिंगल श्रृंगार रस के अधिक अनुकूल है। रासो साहित्य में डिंगल और पिंगल शैली में से भी ज़्यादा प्रधानता पिंगल शैली की है, लेकिन रासो साहित्य में अधिकांश यदि कोई शैली आई हो तो पिंगल शैली आई है, क्योंकि इसमें ब्रज भाषा ज़्यादा मिलती है। रासो साहित्य का अंगी रस कौन सा रस है, वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस है। रासो साहित्य का अंगी रस कौन सा, वीर रस कहा जाता है। वीर रस और श्रृंगार रस की भव्य परियोजना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसे एक बात ध्यान देने की कि पहले आदिकाल, फिर आदिकाल में राजा महाराजा और दरबार में देखते, भक्तिकाल में जनता के बीच में जाकर के कवि ने लिखा, फिर रीतिकाल वापस दरबार में, आधुनिक काल फिर जनता के बीच में जनजीवन के बीच लिखा गया। वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं। युद्ध वीर, दया वीर, धर्मवीर और दानवीर 4 प्रकार के वीर होते हैं।
वीर रश्मि के इन चार भेदों में क्या मिलता है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा का भाव मिलता है। पूरे रासो ग्रंथ दरबारी राजनीतिक साहित्य की श्रेणी में आता है। पूरा रासो साहित्य आदिकाल में लिखा गया था, और आदिकाल था तो दरबारी साहित्य में आता है। रासो साहित्य में युद्धों का जीवन चित्रण मिलता है। यह युद्ध देश के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ या अपने क्षेत्रों के लिए होते थे। रासो साहित्य में अधिकांश लड़ाई दिखाई गई। जी, ये लड़ाई होती थी पूरे देश के लिए नहीं होती थी, बल्कि अपने एक क्षेत्र के लिए होती थी। रासो साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है, लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद मिलता है, क्षेत्रवाद की भावना मिलती है। रासो साहित्य में जनजीवन के संपर्क का अभाव है, जनोन्मुखता या लोकोन्मुखता का अभाव मिलता है। रासो साहित्य में विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। रासो साहित्य में विविध रस योजना का समावेश है, लेकिन इसमें शांत रस नहीं है, अभाव मिलता है। रासो साहित्य में प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है, आलंबनकारी चित्रण बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कैसा प्रकृति का कौन सा? रासो साहित्य में प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है, आलंबनकारी नहीं मिलता है। रासो साहित्य में मुख्यतः प्रबंध शैली को अपनाया गया है, लेकिन मुक्तक शैली के भी दर्शन होते हैं। कौन सी शैली? कि रासो साहित्य कौन सी शैली में? प्रबंध शैली में, लेकिन मुक्तक शैली में। और पृथ्वीराज रासो जो मुक्तक रासो में शैली में किसने माना? मुक्तक किसने माना? तो वह नरोत्तम दास स्वामी ने माना है। तो कहीं कहीं पे मुक्तक शैली में मिलती है रासो साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में रागात्मक साहित्य की प्रबलता मिलती है। कैसे साहित्य? रागात्मक, राग में गाए जाने वाले साहित्य। रासो साहित्य में स्वाभाविक अलंकार योजना मिलती है। कैसी? स्वाभाविक रूप से अलंकार बन जाते हैं इसमें। रासो साहित्य में आदर्शवाद संस्कृति के मूल्यों को प्रमाणित किया गया है। रासो साहित्य को अप्रमाणिक मानने के कुछ कारण हैं। अप्रमाणिकता का सर्वाधिक आरोप इसके ऐतिहासिक पक्ष को होकर लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसके समय को लेकर के, ऐतिहासिक पक्ष को लेकर के सबसे ज़्यादा अप्रमाणिकता का आरोप लगाया जाता है रासो साहित्य में। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। कल्पना और इतिहास का अद्भुत समन्वय इन रासो साहित्य में मिलता है। किसका? इन रासो साहित्य में कल्पना और इतिहास का अद्भुत समन्वय मिलता है। एकादश से पंचदय विक्रम शाक आनंद, एकादश से पंचदय विक्रम शाक आनंद। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता और उसकी ऐतिहासिकता को सही ठहराने के संदर्भ में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने एक नए संवत की शुरुआत की। उसका नाम आनंद संवत और अनंत संवत या आनंद संवत भी कह सकते हैं, इस परिकल्पना की। ऐसा करके उन्होंने जो 90 वर्षों की तिथि का जो अंतराल था उसको ठीक कर दिया। एकादश से पंचदय विक्रम शाक आनंद, ये पृथ्वीराज रासो में पंक्ति है। इन रासो ग्रंथों में सामंत अभिजातवादी की अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा संपादक का काम किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता का संपादक काम वो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संपादक काम श्याम सुंदर दास ने किया था, जबकि सबसे अधिक प्रामाणिक संपादक काम माता प्रसाद गुप्त ने किया था। थैंक यू दोस्तों, जानना अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।